हेलो डियर लर्नर, ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से हम समझेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ की थ्योरीज, बेसिक थ्योरीज हैं उनके बारे में। तो ये हमारा चैप्टर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो थ्योरीज हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के बेसिक्स हमारे यहाँ से इसके हो जाएंगे, तो एक समझ में आएगा कि अगर लास्ट में मान लीजिए हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, या ऑरिजिन ऑफ द एटमॉस्फियर पढ़ रहे हैं, या ऑरिजिन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ से हमारा आराम से निकल के आ जाएगा। तो हम इनके बिल्कुल जीरो से बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफी को। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द अर्थ में पहली हेडिंग है अर्ली थ्योरीज, जो पहले थ्योरीज आई हैं, और फिर मॉडर्न थ्योरीज, कुछ थ्योरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर आप इस एरिया में पूरा ये दो अगर आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में, ये दो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में है। फिर मॉडर्न थ्योरी में हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे। अर्ली थ्योरीज का मतलब बिफोर द बिग बैंग थ्योरीज थी, लेकिन ये सारी थ्योरी, अर्ली थ्योरी एक अजम्पशन बेस्ड थी। कि जैसे मान लीजिए कि क्लास में मैंने किसी से अगर पूछा कि इसका उत्तर कौन देगा, तो 4 बच्चों ने, 10 बच्चों ने हाँ मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, विदाउट एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। तो सीधा सा मैं कह सकता हूँ अर्ली थ्योरी एंटायरली बेस्ड ऑन द अजम्पशन पे बेस्ड थी। तो हम उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से सीधा हमारा निकलेगा कि एक अगर मैं हेडिंग बनाऊं, तो यहाँ से मेरी हेडिंग बनेगी ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ में मुझे क्या देखना है कि जो थ्योरीज हैं, कौन कौन सी थ्योरी, पहली नंबर 1 पे मुझे देखनी पड़ेगी अर्ली थ्योरीज। पहले मैं देखूंगा अर्ली थ्योरीज, अर्ली थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज देखूंगा पहले मैं। अर्ली थ्योरीज में मुझे क्या, जैसे गैसियस थ्योरीज ऑफ कांट, पहले मैं देखूं गैसियस, गैसियस थ्योरी किसकी, कांट की, इमैनुअल कांट। जहां पे साफ साफ लिखा है किसकी, ये जो आप लाइन पढ़ेंगे, ओरिजिन वन ऑफ द जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट मैथमेटिक्स रिवाइज द लेप्लास की जो थ्योरी है, नेबुलास थ्योरी ने। फिर मैं दूसरी थ्योरी पढ़ूंगा क्या, गैसियस थ्योरी ऑफ कांट की पढ़ने के बाद मेरी फिर दूसरी थ्योरी आएगी जिसे मैं बोलूँ नेबुलास, नेबुलास थ्योरी किसकी, लेप्लास की, लेप्लास, लेप्लास, नेबुलास थ्योरी ऑफ लेप्लास पढ़ूंगा। उसके बाद में एक और थ्योरी पढ़ूंगा, जैसे इसमें मेंशन है जैसे प्लेनेटरीज थ्योरीज, जिसे हमने बोला प्लेनेटरीज थ्योरी, या प्लेनेट से रिगार्डिंग थ्योरी, या मैं लिख दूं इसकी प्लेनेटरीज थ्योरी, प्लेनेटरीज थ्योरी। और फिर लास्ट में एक थ्योरी पढ़ूंगा मैं अर्ली थ्योरीज में, जिसे हमने बोला कि रिवाइज्ड नेबुलास थ्योरी, रिवाइज्ड नेबुलास, नेबुलर थ्योरी। ये मेरी सारी जितनी 4 थ्योरी हैं, 4 थ्योरीज हैं, दे आर प्योरली अजम्पशन बेस्ड हैं। कि इन्होंने कुछ कहा, उन्होंने लेप्लास ने रिजेक्ट कर दिया। प्लेनेटरीज थ्योरी आई, स्कॉलर ने दी, वो आगे पढ़ेंगे किसने दी, उनका रिवाइज्ड नेबुलास थ्योरी ने कर दिया। फिर मैं एक थ्योरी पढ़ूंगा, जो मैं पढ़ूंगा अर्ली थ्योरीज के अलावा दूसरी तरफ मैं पढ़ूंगा मॉडर्न थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरी में सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको मैं बोलता हूं क्या, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग
बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ से मुझे इस चैप्टर का या इस पेज का एसेंस समझ में आ रहा है कि जो मेरा ओरिजिन ऑफ द अर्थ है वो शुरुआत में एक्सप्लेन किया, गैसियस थ्योरी ऑफ कांट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर उनके कोई जैसे सीधे शब्दों में कहूँ कि उनका कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था, विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ वो बोलते रहे। तो उनकी थ्योरीज को नेबुलास थ्योरी ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, तो उनकी थ्योरी इस जगह पे आके फेल हो जाती है। फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा प्लेनेटरी थ्योरी। प्लेनेटरी थ्योरी सीधी सी बात ये कहती है कि एक धीरे धीरे से प्लेनेट मूव करने लगे और आपस में टूट टूट के दूर हो गए, उसके बारे में पढ़ूंगा। देन पढ़ूंगा रिवाइज्ड नेबुलास थ्योरी। नेबुलास थ्योरी और जो मॉडर्न थ्योरी है जिसपे हमारा प्लेनेटरी सिस्टम डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये हमारी बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्ली थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज, नया पेज से हम पढ़ते हैं सबसे पहले अर्ली थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज, थ्योरीज को हमने कितने पार्ट में, 2 में। अर्ली थ्योरीज, अर्ली थ्योरीज, अर्ली थ्योरीज में सबसे पहले मैंने पढ़ रहा हूं किसकी थ्योरीज पढ़ूंगा, कांट। सबसे पहले अर्ली थ्योरीज में मुझे पढ़नी है कांट। पहली किसकी है, गैसियस थ्योरी। गैसियस थ्योरी ऑफ कांट। गैसियस थ्योरी ऑफ कांट। एक मिनट, गैसियस थ्योरी ऑफ कांट। गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, कांट ने सबसे पहले व्यू दिया। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने 1750 के आसपास अपनी बात रखी, अप्रॉक्स 1750। उन्होंने कहा, कांट ने सबसे पहले ये कहा, अजम्पशन बेस्ड है, सारे अजम्पशन है। पूरी थ्योरी किस पे बेस्ड है, उनकी अजम्पशन पे। अजम्पशन है उनकी पूरी थ्योरी के, अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब वो अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ और साइंस से कोई भी लेना देना नहीं है। इवन वो बाद में सिद्ध भी नहीं करवाए। पहले उन्होंने कहा अजम्पशन में पहला कि हमारा जो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे बड़ी उन्होंने कहा कि सुपर नेचुरल क्लाउड, सुपर नेचुरल क्लाउड एग्जिस्ट करती है। सुपर नेचुरल क्लाउड एग्जिस्ट करती है और उस क्लाउड का नेचर कैसा है, कोल्ड, सॉरी सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर, सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, उसका नेचर कैसा है, कोल्ड। उसका नेचर उन्होंने बताया कोल्ड है। और उन्होंने कहा स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब एक तरह से रुका हुआ है, सॉलिड और मोशनलेस। और उसका कैसा है, सॉलिड और मोशनलेस है, मोशनलेस। उन्होंने कहा कि हमारे यूनिवर्स में, या दूसरे शब्दों में कहूँ, एक नेबुलास टाइप, नेबुलास है, नेबुलास है। वो कैसा स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर में, उसका नेचर है एकदम कोल्ड है और सॉलिड है और मोशनलेस है, उसमें कोई मोशन नहीं है, कहूँ स्टेशनरी है। तो पहले वो ये कहना चाह रहे हैं, अजम्पशन उनका यही है कि हमारा जो भी नेबुलास है, तो नेबुलास का नेचर कैसा है, नेबुलास का नेचर है हमारा कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस। तो गैसियस थ्योरी ऑफ कांट एक अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है। दूसरा वो कहते हैं कि पार्टिकल्स जो भी हैं, पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, पार्टिकल जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वो फिर क्या हो जाते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं।
तो दूसरा वो कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट कोलाइड ईच अदर। हमारे जो नेबुलाज है, नेबुलाज में क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, डस्ट के पार्टिकल कोलाइड करते हैं और अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा किसकी वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटी। तो उन्होंने कहा क्या ग्रेविटी कैसे, कि जो उन्होंने सीधा साइंस का फॉर्मूला होता है जी 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 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो उन्होंने कहा जी हमारी कैसी है कि जी ग्रेविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर का रेडियस सीधा सा। तो उन्होंने सीधा सा ये कहना चाह रहे हैं ये कि ये ग्रेविटी की वजह से जो भी हमारे नेबुलाज में डस्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और लास्ट में वही मोशन में आ जाती है। और फिर तीसरा वो कह रहे हैं, तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो कोलाइजन होता है या ये जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो फिर तीसरा वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द कोलाइजन टेम्परेचर इंक्रीज। कहते हैं ड्यू टू कोलाइजन टेम्परेचर इंक्रीज। कोलेजन की वजह से या आपस में टकराव की वजह से किसके, डस्ट पार्टिकल के वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि टकराव किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन में क्या होगा, अगर आपस में दो बॉडीज फ्रिक्शन करेंगी तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कांट सीधा सा ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आपस में दो बॉडी का फ्रिक्शन होगा तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि एक हॉट टाइप नेबुलास बनेगा, हॉट नेबुलास एक्सपेक्टेड टू फॉर्म। हॉट नेबुलास लास्ट में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हॉट, फोर्थ पॉइंट, हॉट नेबुलास फॉर्म्ड, हॉट नेबुलास फॉर्म्ड, एक्सपेक्टेड टू फॉर्म्स। सॉलिड भी हो सकता है, वो गैसियस फॉर्म में ही हो सकता है हॉट नेबुलास। तो यहाँ से सीधा सा यही निकल के आ रहा है कि वो हॉट नेबुलास बनेगा और हॉट नेबुला बनने के बाद सीधा सा क्या होगा कि वो रोटेट आसपास करने लगेगा किसके, प्रोटो स्टार के आसपास, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और प्लेनेट की फॉर्म में एक के बाद एक आ जाएगा। और इसको उन्होंने लास्ट में कह दिया 9 प्लेनेट। तो सीधा सा वो ये कह रहे हैं कि जो हॉट नेबुलाज है, हॉट नेबुलाज सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में होगा और गैसियस फॉर्म में होगा। बड़ा क्रिटिकल थ्योरी है इनकी, आउट ऑफ साइंटिफिक प्रूफ है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है इसीलिए। फिर वो कह रहे हैं कि जो ये पांचवा पॉइंट अगर मिलूं कि जो ये नेबुलास होगा रोटेट करना लगेगा, तो नेबुलास स्टार्ट टू रोटेट, नेबुलास स्टार्ट टू रोटेट और यही लास्ट में हमारा बन जाएगा एक तरीके का प्लेनेट। और जिनको प्लेनेट, इनको इन्होंने 9 प्लेनेट बता दिया। ये हमने शॉर्ट उनका समझा है, इस थ्योरी को इतना डिटेल में पूछता है नहीं है, बस ये है कि इसमें एनसीईआरटी में मेंशन, इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कह रहा है रोटेट क्यों कर रहे हैं, तो उनसे पूछा रोटेट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि अगर मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे कोई चीज़ घुमा रहे हैं, तो अब उनके क्रिटिसिज्म आते हैं। तो सीधा सा यहाँ से ये है कि उन्होंने सीधा क्या कि सुपर नेचुरल एक क्लाउड है, सुपर नेचुरल क्लाउड है, उसमें नेबुला फॉर्म हुआ, उसका नेचर कैसा है, सॉलिड, कोल्ड और मोशनलेस है। फिर क्या हुआ कि पार्टिकल आपस में कोलाइड किए, फ्रिक्शन हुआ और उनमें ड्यू टू द ग्रेविटी, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और ड्यू टू द कोलिजन क्या हुआ, उनका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर किस लिए बढ़ गया, क्योंकि वो आपस में फ्रिक्शन कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे।
और उसकी वजह से एक हॉट नेबुलास बन गया जो गैसियस फॉर्म में बना, या दूसरे शब्दों में कहें वो हमारा सॉलिड फॉर्म में बना। तो सॉलिड फॉर्म में था वो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसे करके मोशन करने लगा, और वही उन्होंने लास्ट में बोल दिया प्लेनेट। तो अब इनका क्रिटिसिज्म क्या है इनका थ्योरी का, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। क्रिटिसिज्म क्या है, सीधी सी बात है कि अब उनसे पहला तो यही पूछा गया कि कोई भी अगर मान लीजिए थ्योरी है तो उसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ है, तो उन्हें एक अजम्पशन पे ही चल रहा था पूरा थ्योरी। तो पहली बात उनसे यही पूछी गई कि जो क्लाउड है, क्लाउड कहाँ से ओरिजिनेट हुई। तो ओरिजिन ऑफ द क्लाउड क्वेश्चन मार्क, ओरिजिन ऑफ क्लाउड नहीं पता। उनसे जब पूछा गया ये क्लाउड कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कि नो, आई डोंट नो कि व्हाट अबाउट द क्लाउड। उन्होंने बस बोले, उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ माना है। तो उन्होंने कहा ओरिजिन ऑफ द क्लाउड, चलो ठीक है पहला। दूसरा क्रिटिसिज्म ऐसा था कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अचानक से कहाँ से आ गया, और दूसरे शब्दों में कहूँ कि अचानक से रोटेट कैसे करने लगे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि पहले तो जो क्लाउड थी उसमें जो डस्ट थी वो मोशनलेस थी, वहां पे हमने लिखा स्टेशनरी मोशनलेस है। तो मोशनलेस टू मोशन कैसे आ गया, ये अचानक से मूवमेंट कैसे करने लगी, ये भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा उनकी थ्योरी पे कि अचानक से जो क्लाउड में पार्टिकल थे, अगर क्लाउड स्टेशनरी है, पार्टिकल स्टेशनरी शुरुआत में थे डस्ट के, अचानक से मूवमेंट उनमें कहाँ से आ गया, मोशन कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि और उनका कि जो कोलेजन हुआ, जो कोलेजन हुआ, कोलेजन से जो अचानक से रोटेटिंग स्टार कैसे बन गए, रोटेटिंग स्टार या रोटेटिंग प्लेनेट कैसे बन गए, रोटेटिंग प्लेनेट। ये 3 से 4 पॉइंट थे कि उनकी क्रिटिसिज्म और ज्यादा थे, हमने मैन पढ़ रहे हैं। तो उनकी जो गैसियस थ्योरी थी यहीं पे एक तरीके से हो जाती है रिजेक्ट, ड्यू टू नो साइंटिफिक प्रूफ, ड्यू टू नो साइंटिफिक प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ, कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, तो वहीं पे ये रिजेक्ट हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं कौन, लाप्लास अपनी थ्योरी लेके। उस थ्योरी का नाम था क्या, नेबुलास थ्योरी ऑफ लाप्लास। तो हम पढ़ते हैं नेबुलास की थ्योरी ऑफ लाप्लास की। नेबुलास दूसरी वाली थ्योरी हमारी जो आती है, दूसरी थ्योरी आती है किसमें, अर्ली थ्योरीज में, नेबुलास, नेबुलास थ्योरी ऑफ लाप्लास। एक मिनट, लाप्लास, नेबुलास थ्योरी ऑफ लाप्लास की आती है। वो समझाने की कोशिश करते हैं कैसे नेबुला आया और कैसे एक क्लाउड आई। वो कहते हैं मैं बताऊंगा, जैसे क्लास में स्टूडेंट बताते नहीं इसने नहीं बता पाया, अब मैं बताऊंगा। वैसे ही लाप्लास कोशिश करते हैं नेबुलास थ्योरी को एक्सप्लेन करने की। लाप्लास, अरे यार ये राइटिंग थोड़ी मेरी सी, लैप्लास, लाप्लास। पहला ये भी थ्योरी प्योर अजम्पशन बेस्ड है, इन्होंने भी अजम्पशन किया, पूरी थ्योरी ये भी अजम्पशन पे बेस्ड है कि कंसीडर किया है कि ऐसा होता होगा। इस थ्योरी का भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने कहा जो नेबुलास है वहाँ पे जो कोल्ड बताया, तो उन्होंने कहा नेबुलास का जो नेचर है, वो नेबुलास बना उसका नेचर क्या है, जो क्लाउड में बना। जैसे कांट ने कहा गैसियस क्लाउड के बारे में, गैसियस थ्योरी, कि जो क्लाउड बन रही है विद द हेल्प ऑफ द गैसेस बन रही है।
तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे नेबुलास का नेचर कैसा था, वहाँ पे था कोल्ड, तो इन्होंने क्या नेबुलास का नेचर पहला क्या है, हॉट। तो लाप्लास कहते हैं हॉट नेबुलास। उन्होंने कहा नेबुलास का नेचर कैसा है, हॉट है। और फिर वो कहते हैं कि जो ऑलरेडी जो उन्होंने कहा मोशनलेस है, तो यहाँ पे वो लाप्लास कहना चाहते हैं कि जो नेबुलास है वो ऑलरेडी मोशन में है और एक्सपेंडेड फॉर्म में, ऑलरेडी रोटेटिंग एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। तो वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी, दूसरा फॉर्म क्या है कि ऑलरेडी रोटेटिंग एंड एक्सपेंडिंग फॉर्म। कि जो नेबुलास है वहां पे वो कह रहे हैं मोशनलेस है, और यहाँ पे जो लाप्लास कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नेबुलास का नेचर कैसा है, वो एक तरह से पूरा हॉट नेबुलास है, और जो ऑलरेडी रोटेशन में है और एक्सपेंडिंग फॉर्म में, एक्सपेंडिंग का मतलब बढ़ ही रहा है, अपनी तरफ डस्ट को खींच ही रहा है। फिर वो कह रहे हैं आगे आगे उन्होंने थ्योरी को फर्दर प्रोसीड किया और कहा कि रेडियस जैसे ही वो एक्सपेंड हो रहा है उसकी रेडियस बढ़ती चली जा रही है, रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इसी वजह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट, वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या है कि उसकी जो रोटेटिंग स्टार बना है तो उसकी वजह से, तीसरा वो कह रहे हैं उसकी रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ती चली जाएगी। और फिर कह रहे हैं अगर रेडियस बढ़ रही है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। क्यों? वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी किसी भी नेबुलास की। तो फर्दर उन्होंने कहा किसकी वजह से बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उन्होंने कहा ये इसलिए हो रहा है ड्यू टू द, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये इसलिए हो रहा है ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये हो रहा है कि रेडियस बढ़ रही है, और रेडियस बढ़ने का वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी किसकी वजह से कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट की वजह से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी हम देखेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं अजम्पशन पूरी तरह गलत है। अब धीरे धीरे लेप्लास ये कहना चाह रहे हैं चौथे पॉइंट में कि धीरे धीरे क्या है कि जो नेबुलाज है उसका आउटर पार्ट कूल हो जाएगा, आउटर पार्ट कूल एंड फॉर्म प्लेनेट, प्लेनेट। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ती जाएगी, जो लास्ट का जो प्लेनेट है, मान लीजिए कि अगर ये है तो धीरे धीरे क्या है रेडियस बढ़ रही है इसकी, तो पहले ये मूवमेंट कर रहा था, अब ये मूवमेंट करेगा, अब ये मूवमेंट करेगा, और लास्ट में आके यहाँ पे कूल हो जाएगा, और इसी को उन्होंने कहा कि ये फाइनली एक प्लेनेट में चेंज हो जाएगा। तो उनकी थ्योरी में एक अजम्पशन बेस्ड थी। अब इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आपने ये जो बात कही है वो किस हद तक सही है, और लास्ट में वो कहेंगे जो हॉट नेबुलास बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इनकी भी थ्योरी के क्रिटिक्स आते हैं। तो क्रिटिक्स ऑफ द नेबुलास थ्योरी, क्रिटिक्स, क्रिटिक्स क्या है इनके, इनसे भी अगर पूछा गया कि भाई आपने कह तो दिया कि ये हॉट नेबुलास बना, ऑलरेडी मोशन में है और वेलोसिटी बढ़ रही है, रेडियस इसकी बढ़ रही है ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम, तो उनसे सबसे पहले पूछा गया कि ओरिजिन ऑफ द हॉट नेबुलास कहाँ से हुआ। पहला, ओरिजिन ऑफ द हॉट नेबुलास, ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ हॉट नेबुलास। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क सीधा कि जो हॉट नेबुलास बना उसका ओरिजिन क्या है, हॉट नेबुलास कहाँ से बना। जो नेबुला आपसे बता दिया कि हॉट नेबुला बना है वो कहाँ से बना है, तो उनका इसका भी उनके पास, लाप्लास के पास कोई भी जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने तो अजम्पशन किया है, और इसका जो हीट का सोर्स है वो कहाँ से आया है।
आगे अगर इसमें सवाल पूछा जाएगा कि इसका नेबुलास का हीट का सोर्स है वो कहाँ से बना है, और उन्होंने कहा कि जो रोटेशन मोशन आया है, मोशन, और कॉज ऑफ द मोशन क्या है इसका, कॉज ऑफ मोशन, मोशन ऑफ स्टार नेबुलास, कॉज ऑफ द मोशन क्या है, इसका भी जवाब उनके पास नहीं, लाप्लास के पास, कि अगर ये घूम रहा है तो कैसे इसमें मोशन कहाँ से आ गया, इसका कौन सा मोशन आ गया। और तीसरा अगर उनसे पूछा जाए, उनसे कहा कि रेडियस अगर किसी की बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है, रेडियस अगर नेबुलास की बढ़ रही है, मान ली रेडियस बढ़ रही है, आपने कहा तो वेलोसिटी क्या रीजन है कि वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी घट भी तो सकती है, उसका प्रॉपर तो कोई प्रूफ होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरी रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये भी, इसका भी कोई इनके पास जवाब नहीं था। तो यहाँ पे ये थ्योरी भी एक तरीके से रिजेक्ट मानी जाती है, कि इसका भी कोई रिजेक्शन हो जाता है, इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला, या दूसरे शब्दों में इसका भी कोई साइंटिफिक एंगल इसमें नहीं दिखा गया। बस इतना याद रखना है, लैपलास थ्योरी किसने दी थी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लैपलास ने दी थी। बाकी इसमें से कुछ नहीं आने वाला, वो तो एनसीईआरटी में दिया है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। फिर लास्ट में आता है प्लेनेटरी थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं। प्लेनेटिसिमल थ्योरी है इसका पूरा नाम, प्लेटेसिमल प्लेन एक मिनट, प्लेनेटिसिमल थ्योरीज, जो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जिसे थ्योरीज भी बोलते हैं। इसको अगर मैं बात करूं, इस थ्योरी की 3rd नंबर पे आती है हमारी प्लेटेसिमल थ्योरीज। इस थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ये थ्योरी हमारी दी, किसने दी, ये हमारे चैम्बरलेन और माउंटन करके हैं, सी माउंटेन अगर लिख दूं, सी माउंटेन, माउंटेन, ये किसने दी, MOULTUN, माल्टन ने ये थ्योरी दी। और इन्होंने इस थ्योरी को पूरा अजम्पशन बेस्ड बताया, अजम्पशन, ये थ्योरी भी एक अजम्पशन थ्योरी है, अजम्पशन थ्योरी, ये थ्योरी भी पूरी अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है। इसको भी उन्होंने माना हुआ थ्योरी है कि हम अपनी तरफ से अजम्पशन कर लें, मान के चलें, कंसीडर करके चलें कि ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस थ्योरी को हमने कहा हाइपोथेसिस, ये अजम्पशन बेस्ड थ्योरी, और इस थ्योरी को हमने दूसरे शब्दों में बाइनरीज थ्योरीज, इस थ्योरी को हम बोलते हैं बाइनरीज थ्योरी या बाई पेरेंटियल थ्योरी। इस थ्योरी को हम बोलते हैं क्या, बाइनरीज थ्योरी, बाइनरीज थ्योरीज, और दूसरा बाई पेरेंटियल थ्योरीज, बाई पेरेंटियल थ्योरीज। इस थ्योरी में ये मान के चल रहे हैं कि शुरुआत में 2 प्लेनेट थे, और उन्हीं प्लेनेट से विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स बाकी 9 प्लेनेट बन गए। तो इनका सीधा सा मतलब यही है कि ये एक शुरुआत में मान के चल रहे हैं, अजम्पशन मान के चल रहे हैं, बाइनरी थ्योरीज। इससे पहले जो थ्योरीज हमने पढ़ी उनको बोला मोनास्टिक थ्योरीज, मोनास्टिक थ्योरीज, मोनास्टिक थ्योरीज, मोनास्टिक थ्योरी कांट की थ्योरी को हम बोलेंगे, लाप्लास की नेबुलास थ्योरी, लाप्लास, लाप्लास की थ्योरी, कांट की थ्योरी को हम बोला मोनास्टिक थ्योरीज। मोनास्टिक थ्योरी के वहां पे सिर्फ उन्होंने क्लाउड को, एक नेबुलास को सिंगल को कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ये कैसे, 2 मिनिमम 2 प्लेनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कौन, जो माल्टन करके हैं, इन्होंने एनसीईआरटी में इनका पूरा नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। ये मान के चल रहे हैं कि ये बाइनरी है, इसमें ऑलरेडी बाइनरी थ्योरी, बाई पेरेंटियल थ्योरी है, ऑलरेडी 2 प्लेनेट हैं जिसमें इन्होंने
प्रोटो स्टार माना है और एक को इसने प्रोटो सन माना है। तो ये हम थ्योरी इनकी थोड़ी सी देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने माना कि जो ऑलरेडी एक प्रेजेंट है जिसको इन्होंने कहा प्रोटो सन, इन्होंने कहा कि ऑलरेडी यूनिवर्स में एक है प्रोटो सन, एक प्रोटोशन है। प्रोटोशन एक इनकी हाइपोथेसिस है या मान लें इनका अजम्पशन है, एक प्रोटोशन है। उसका नेचर कैसा है? कोल्ड, सॉलिड एंड स्टेशनरी। प्रोटोशन है, उन्होंने कहा प्रोटोशन का नेचर कैसा है? पहला वो कोल्ड है, दूसरा सॉलिड है और तीसरा स्टेशनरी है। इन्होंने अजम्पशन किया कि ऑलरेडी एक दो स्टार है। पहला स्टार मान लिए इन्होंने कि प्रोटोशन है, उसका नेचर कैसा? कोल्ड है, सॉलिड है और स्टेशनरी है। और दूसरा इन्होंने माना इंट्रोड्यूसिंग स्टार। इंट्रोड्यूसिंग स्टार का मतलब एक बिग स्टार है। इंट्रोड्यूसिंग स्टार बिगर देन अ प्रोटोशन है और उसका क्या है कि उसके वो आसपास किसके रोटेट करता है? वो आसपास रोटेट करता है किसके? प्रोटोसन के। तो उन्होंने माना एक दूसरा, उन्होंने क्या माना? दूसरा इन्होंने माना क्या? बंडरिंग स्टार, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ इंट्रोडक्टरी स्टार। इंट्रोडक्टरी स्टार कहूँ, बंडरिंग स्टार कहूँ, मोशनलेस स्टार कहूँ, और या फिर इंट्रोड्यूसिंग स्टार या बंडरिंग स्टार में अगर कह लूँ इंट्रोड्यूसिंग, एक मिनट, इंट्रोड्यूसिंग स्टार या बंडरिंग स्टार। इसका नेचर कैसा उन्होंने बताया? इसका नेचर क्या है? बिगर देन प्रोटो स्टार। इनका नेचर कैसा है कि प्रोटो स्टार से बिगर देन है, प्रोटो स्टार से बड़ा नेचर है इसका। तो वो पहले से ही मान के चलो। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि ओरिजिन का कोई मतलब नहीं, जैसा कि कांट ने कहा, जैसा कि लाप्लास ने कहा कि ये ऐसे। उन्होंने कहा ओरिजिन का क्वेश्चन ही नहीं, वो मान लेने को ऑलरेडी है, प्रेजेंट है यूनिवर्स में। एक प्रोटो स्टार है और एक इंट्रोड्यूसिंग स्टार है। जो प्रोटो स्टार है वो अपनी जगह कैसा? स्टेशनरी है, और इंट्रोड्यूसिंग स्टार उसके आसपास घूमता है। तो अब वो धीरे से, अगर इस डायग्राम से मैं समझूं, वो ये कह रहे हैं, अगर देखो मैं डायग्राम पे आपको लाने की कोशिश करूँ, वो ये कह रहे हैं सीधा सा इस पे कि ये उनकी थ्योरीज है किसकी? प्लेनेटेसिमल थ्योरी। वो कह रहे हैं ये कि प्रोटो स्टार है, ये प्रोटो स्टार है, प्रोटोशन है। वो कह रहे हैं अब क्या हो रहा है, और ये कि ये बंडरिंग स्टार है, ये घूम रहा है, ये बंडरिंग स्टार है, ये अपनी उस पर घूम रहा है, ये वाला इंट्रोड्यूसिंग स्टार ये। अब वो कह रहे हैं कि इसकी ग्रेविटी सेंटर पे लग रही है इसकी, तो इसकी ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ? ये प्रोटो स्टार धीरे धीरे टूट रहा है। तो जैसे छोटा टूटा, फिर बड़ा टूटा, फिर और टूटा और टूटा, एक लिमिट के बाद क्या होगा कि ये जो स्टार टूटते टूटते क्या है ना, वो प्रोटो स्टार के आसपास ऐसे करके मोशन करने लगेंगे। एक टूटेगा, दो टूटेगा, तीन टूटेंगे। तो एक पहले ऐसे टूटा, ऐसे मोशन करने लगा, दूसरा ऐसे टूटा, ऐसे मोशन करने लगा, तीसरा टूटा, ऐसे मोशन करने लगा। ऐसे ही उन्होंने अजम्पशन मान लिया। इसी तरीके से नौ तरीके में प्रोटो स्टार टूट गया, और उसको उन्होंने कहा यही हमारा प्लेनेट हमले कहलाए। तो उन्होंने सीधा सा यहाँ से कह दिया कि ये जो प्रोटो स्टार है इसका ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग स्टार, और इंट्रोड्यूसिंग स्टार अपनी जगह पे घूम रहा है। तो और बाकी इसमें से जैसे टूट टूट के ग्रेविटी की वजह से खींचने की कोशिश कर रहा है, ये जो टूट रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। टेम्परेचर इनका जैसे ही दूर जाएंगे इससे, प्रोटोस्टार से टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। तो ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द प्रोटोस्टार, ये तो यहाँ से दूर ही चला जाएगा, फिर ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द प्रोटोस्टार एक बनेगा, फिर जैसे ही ये घूम के आएगा तब दूसरा बनाएगा, तीसरी बार आएगा तीसरा बनाएगा। तो उन्होंने ये थ्योरी पूरी एक तरीके अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है।
अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है। अजम्पशन मान लिया प्लेनेटेसिमल थ्योरी। तो प्लेनेटेसिमल थ्योरी थीराता ये कह रही है कि ऑलरेडी 2 स्टार प्रेजेंट हैं, जिनको एक को प्रोटोसन माना, एक को इंट्रोड्यूसिंग स्टार माना। तो जो जो हमारा प्रोटोसन है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट है, अपनी जगह पे स्टेशनरी है, और जो हमारा इंट्रोड्यूसिंग स्टार है वो अपनी इलिप्टिकल पे, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। लेकिन उसके सेंटर में जो ग्रेविटी लग रही है उसकी वजह से क्या है, प्रोटो स्टार धीरे धीरे टूट रहा है, प्रोटोसन सॉरी धीरे धीरे टूट रहा है, और एक बार में जैसे ही टेम्परेचर कम होगा ये सॉलिड हो जाएगा और इसकी तरफ ऐसे मोशन करने लगेगा। तो इसको उन्होंने लास्ट में बोल दिया कि ये हमारे प्लेनेट कहलाए। ये थ्योरी सीधा सा ये कहना चाहती है कि सन से ही प्लेनेट बने हुए हैं, सीधी प्रोटोसन से ही प्लेनेट बने हुए। प्रोटोसन क्या है उन्होंने मान लिया, और नेचर ऑफ द प्रोटोसन और इंट्रोड्यूसिंग स्टार क्या है, इंट्रोड्यूसिंग स्टार बिगर देन द प्रोटोसन, इंट्रोड्यूसिंग स्टार प्रोटोसन से बहुत बड़ा स्टार है। तो यहाँ से ये थ्योरी दिखाती है प्लेनेटेसिमल थ्योरी का कि एक प्लेनेट बना, 2 प्लेनेट बने, 3 प्लेनेट बने। तो यहाँ से हमने 3 थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश की। अब इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म हुए होंगे कि इस थ्योरी मतलब सही है नहीं है, या मान लीजिए कि इस थ्योरी में भी कुछ कमियां हैं। तो इस थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म, अगर इस थ्योरी के मैं देखूं तो इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेनेटिसिज्म थ्योरी, क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स ऑफ प्लेनेटिसिज्म थ्योरी। प्लेनेटिसिज्म थ्योरी के क्रिटिक्स क्या है कि ये थ्योरी साइंटिफिकली प्रूव कैसे नहीं। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि ओरिजिन ऑफ द प्रोटोस्टार तो बताओ भाई, कि ओरिजिन कहाँ से हो, प्रोटोस्टार ऐसे कहीं से थोड़ी आ गया, सॉरी प्रोटोसन कहीं से आ गया। तो उनसे सबसे पहले पूछा कि प्रोटो जो सन है उसका ओरिजिन क्या है। तो उनसे पूछा जो आपने जो इंट्रोड्यूसिंग स्टार बताए प्रोटोसन और आपने इंट्रोडक्टरी स्टार बताया उनका क्या है। तो उनसे पूछा, पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ट्विन स्टार, ट्विन स्टार जो आपने कहा कौन से, प्रोटोसन और हमारा इंट्रोड्यूसिंग स्टार। इनका ये बताना है, उनसे पूछा गया कि इनका ओरिजिन क्या है और कहाँ से ये दोनों स्टार आए हैं, अचानक से थोड़ी आ गए हैं। तो यहाँ पे भी उनका कोई भी जवाब नहीं मिला कि भाई इस थ्योरी को, तो ये थ्योरी इसीलिए क्रिटिक्स भी किए। दूसरा, अब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो हमारा स्टेशनरी है, प्रोटोस्टार स्टेशनरी है और 9 स्टार रिवॉल्व है, तो उन्होंने ये कहा कि रेडियस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सेंटर और रेडियस ऑफ द प्रोटोसन, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाता है, और अगर किसी की रेडियस बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि जो बाकी जो प्लेनेट बन रहे हैं कहाँ से, जो हमने पहले पढ़ा कि बाकी जो प्लेनेट बन रहे हैं, जैसे ये जो प्लेनेट बना, ये प्लेनेट बना, वो कह रहे हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट भी आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, रेडियस बढ़ती चली जाएगी सबकी। तो वो कह रहे हैं, पहला उनसे अब फिर जब पूछा गया तो अब ये बताइए आप कि अगर रेडियस बढ़ रही है किसी की, रेडियस अगर बढ़ रही है किसी की, तो उसकी स्पीड जो आपने बताई है नेक्स्ट की, उसका क्या है कि रेडियस अगर बढ़ेगी तो स्पीड कम भी हो सकती है, कम होती है। तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था कि रेडियस और स्पीड का रिलेशन क्या है, रिलेशन को वो वेरीफाई नहीं कर पाए। रेडियस और स्पीड का रिलेशन को कोई भी यहाँ से सेंस नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं मिला। तो यहाँ पे ये थ्योरी यहाँ पे भी, और फिर लास्ट में उनसे जब ये पूछा गया कि आपने ये कैसे मान लिया कि इंट्रोड्यूसिंग स्टार बड़ा है और प्रोटो स्टार छोटा है, प्रोटोसन बड़ा है, तो डिफरेंस बिटवीन द
बिटवीन प्रोटोसन और इंट्रोड्यूसिंग स्टार कैसे किया आपने, इंट्रोड्यूसिंग स्टार आपने डिफरेंसेस किस, मतलब डिफरेंस से कह दिया कि ये प्रोटो स्टार है और ये इंट्रोड्यूसिंग है, और आपने रेडियस भी नहीं बता पाई, आपने एंगुलर मोमेंटम भी नहीं उनका बता पाया थ्योरी से। तो यहाँ से भी ये थ्योरी एकदम नल एंड वॉइड दिखाई देती है, सीधा सा है कि ये थ्योरी यहाँ पे रिजेक्ट भी मानी जाती है। तो ये उसके बाद एक नई थ्योरी आती है टाइडल हाइपोथेसिस, जिसे हम बोलते हैं कि टाइडल हाइपोथेसिस का मतलब सीधी सी बात है कि टाइडल हाइपोथेसिस अगर आप पढ़ना चाहें तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी, अगर इसको पढ़ना चाहें आपको एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा टाइडल हाइपोथेसिस। अगर मैं टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल 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 हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी है, ये थ्योरी भी अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है कि टाइड कैसे ओरिजिन होती हैं। ये भी इसी एनसीईआरटी में सिर्फ टाइडल हाइपोथेसिस लिखा है, बाकी एक्सप्लेन नहीं किया है। ये हरोल्ड जेफ्रोंग ने दी थी, जेम्स ये थ्योरी दी थी हमारी जेम्स जीन्स एंड हरोल्ड जेफ्रॉन, जेम्स जीन हरोल्ड जेफ्रॉन ने ये थ्योरी दी थी। तो इस थ्योरी में वो सीधा सा ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक प्रोटोसन है और एक इंट्रोड्यूसिंग स्टार है। तो उन्होंने कहा कि अगर मानो ये प्रोटोसन है, ये प्रोटोसन, और ये एक इंट्रोड्यूसिंग स्टार अपनी इलिप्टिकल पे घूम रहा है ऐसे करके, ऐसे ऐसे मान लीजिए, सीधा सा बता दे रहा हूं, ये प्रोटोसन है मेरा, तो इंट्रोड्यूसिंग स्टार मेरा ये है कि ये इंट्रोड्यूसिंग स्टार है, यहां से ये घूमते घूम बड़ा है इससे प्रोटोसन, प्रोटोसन, और ये मेरा इंट्रोड्यूसिंग स्टार है, स्टार है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही जैसे अपनी एक्सिस पे ये इंट्रोड्यूसिंग स्टार यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जैसे ही जैसे मेरे प्रोटोसन के पास आएगा, प्रोटोसन का क्या है नेचर चेंज होगा, बल्ज हो जाएगा। बल्ज कैसा, इसकी चौथ से निकल जाएगी टूवर्ड्स द इंट्रोड्यूसिंग स्टार। तो इसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे, और पास में आएगा, और पास में आएगा, तो इसकी चोंच ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। हालांकि वो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, ये मूवमेंट कर रहा है, प्रोटो स्टार स्टेशनरी अपनी जगह पे है, लेकिन मूवमेंट कौन कर रहा है, मूवमेंट इंट्रोड्यूसिंग स्टार कर रहा है। तो इंट्रोड्यूसिंग स्टार जैसे ही क्या है ना, जैसे ही पास जाएगा किससे, प्रोटोसन के पास, तो बल्ज हो जाएगा टूवर्ड्स द, तो पहले ऐसे होगी, फिर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लास्ट में इसकी सेब एकदम ऐसी हो जाएगी। तो वो सीधा ये कह रहे हैं इसकी वजह से क्या आएगा, ये किसकी वजह से हो जाए, ग्रेविटेशन ऑफ द प्रोटो स्टार, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्रोटो, वो इंट्रोड्यूसिंग स्टार, इंट्रोड्यूसिंग स्टार, ये ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग स्टार की वजह से हो रहा है। तो सीधा सा यहाँ ये टाइड बता दे कि इसकी वजह से मेरे टाइड्स आती हैं। तो इनकी थ्योरी सिर्फ इतनी सी है, ज़्यादा इसमें पढ़ने लायक कुछ है भी नहीं है, और ज़्यादा पढ़ोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। और ये कहता है कि ये जो है प्रोटोशन है, वो प्रोटोशन कैसा, एक हॉट है, हॉट नेचर है इसका। तो ये जैसे ही क्या है ना, हॉट हॉट है, तो ये सीधी सी थ्योरी यहाँ से हम पढ़ते हैं। अगर इसका मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं इसकी थ्योरी अगर लिखना चाहूँ, तो मैं ये लिख दूंगा, ये भी थ्योरीज को एक तरीके से अजम्पशन कर रहे हैं
कि थ्योरीज को अजम्पशन मान लिया है कि प्रोटो स्टार ऐसे मूवमेंट कर रहा है, वो प्रो इंट्रोड्यूसिंग स्टार ऐसे मूवमेंट कर रहा है, प्रोटोसन ऐसे मूवमेंट कर रहा है। अब जो हमारी लास्ट थ्योरी है जिसे देखते हैं रिवाइज्ड नेबुलास थ्योरी, इसको हम रिवाइज्ड नेबुलास थ्योरी एक बार देख लेते हैं। लास्ट थ्योरी है हमारी किसमें, जो हमारी थ्योरी ओल्ड थ्योरीज हैं या ओरिजिन ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग जितनी भी ओल्ड थ्योरीज हैं। मॉडर्न थ्योरीज में तो बिग बैंग थ्योरी है, मेन थ्योरी वही है। अब इसको देखते हैं नेबुलास हाइपोथेसिस, और कहते हैं रिवाइज्ड नेबुलास थ्योरी, रिवाइज्ड फोर्थ थ्योरी हमारी, फोर्थ रिवाइज्ड नेबुलास, रिवाइज्ड नेबुलास थ्योरी। इस थ्योरी को रिवाइज्ड किया गया। दूसरा है कि नेबुलास थ्योरी को ये रिवाइज थ्योरी कहा जाता है, और इस थ्योरी में ये बताएंगे कि नेबुलास से कैसे कैसे डस्ट से कैसे नेबुलास बना, नेबुलास से कैसे एस्टेरॉयड बना, और एस्टेरॉयड कैसे धीरे धीरे प्लेनेट में चेंज हो गया। तो इस थ्योरी में यही बताने वाले हैं। इस थ्योरी को जो ओरिजिन है वो थ्योरी अप्रोक्स हमारी आई थी 1943 में, और इसको रिवाइज्ड नेबुलास थ्योरी भी कहा जाता है, या रिवाइज्ड नेबुला हाइपोथेसिस, या रिवाइज्ड, या मैं इसको बोल दूं रिवाइज्ड नेबुलास हाइपोथेसिस, 1943 के आसपास ये थ्योरी आई। थ्योरी भी देख रहे हो ना, 20-20 30-30 साल बाद लोग बना रहे हैं, मतलब जो भी हैं बना रहे हैं, बना क्या रहे हैं, एक तरीके से अपनी तरफ से अजम्पशन करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, और इसमें कुछ है ही नहीं है। मान के वही क्लास में मैं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो नेबुलास थ्योरी में भी अजम्पशन है। पहला अजम्पशन ये, सन इज सराउंडिंग विद इंटरस्टेलुलर, जो क्लाउड होती है उसके आसपास सन सराउंड करता है। पहला इसका अजम्पशन है, सन इज सराउंडिंग इन इंटरस्टेलुलर डस्ट। कि सन है एक डस्ट है, आपस में अट्रैक्ट कर रही है, कोलाइजन कर रही है, उसके उसमें क्या कर रहा है कि वो सन उसके आसपास सराउंडिंग है, उसके आसपास चल रहा है, उसके सॉरी डस्ट सन के आसपास चल रही है। तो ये पहला इसका है कि सन इज सराउंडिंग इंटरस्टेलुलर डस्ट। इंटरस्टेलुलर डस्ट का सीधा सा मतलब यह है कि डस्ट पूरी कोलाइड कर रही है, फ्रिक्शन कर रही है उसके आसपास से। दूसरा दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि डस्ट है वो आपस में कोलाइड कर रही है, और कोलाइड करने के बाद क्या है ना, वो चेंज हो रही है एस्टेरॉयड में। फिर कह रहे हैं कि जो डस्ट है, डस्ट, दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं डस्ट कोलाइड कर रही है, डस्ट कोलाइड एंड फॉर्म्ड एस्टेरॉयड। डस्ट आपस में क्या है, कोलाइड की, कोलाइड करते धीरे धीरे क्या होगा, उसने एक एस्टेरॉयड बना लिया। एस्टेरॉयड का सीधा सा मतलब एक बड़ा सा उल्का पिंड टाइप बना लिया, और वो उल्का पिंड क्या है कि वो सन के आसपास रोटेट कर रहा है। यही इनकी पूरी थ्योरी इसी अजम्पशन पे बेस्ड है। और फिर बाद में क्या, लेटर एस्टेरॉयड क्या है कि ड्यू टू द ग्रेविटी अट्रैक्ट मोर डस्ट पार्टिकल और फाइनली बिकम अ प्लेनेट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अब ये एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी की वजह से क्या है, रोटेशन में आ जाता है, और ग्रेविटी की वजह से क्या, सॉरी, ड्यू टू द ग्रेविटी अट्रैक्ट मोर डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स क्या, प्लेनेट। और वो क्या करता है,
प्लेनेट बना लेता है। ये इनकी सारी थ्योरीज है। पहला ये कह रहे हैं कि सन इज सराउंडिंग इन द इंटरस्टेलर डस्ट। एक ये सन है, इस सन के आसपास डस्ट है। अभी मैं मैप से देखेंगे, जैसे ये देखो, ये सीधा सा ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये मेरा एक सन है, जो मैं थ्योरी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा एक सन है, ये वाला एरिया इसके यहाँ पे, और ये लास्ट में बन गया। तो पहले में कह रहे हैं कि ये जो थ्योरीज है, नेबुलाइज हाइपोथेसिस थ्योरीज, नेबुलास थ्योरीज, वो थ्योरी ये कह रही है कि जो सन के आसपास क्या है, कि सन के आसपास बहुत सारी क्या है, डस्ट है। वो डस्ट क्या है, वो डस्ट ऐसे मूव कर रही है आपस में, और वो डस्ट मूव करते करते यहाँ से यहाँ क्या कर रही है, वो मूव क्या कर रही है, एक एस्टेरॉयड बना रही है, एक एस्टेरॉयड बना रही है। वो एस्टेरॉयड धीरे धीरे क्या कर रहा है कि डस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। डस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी। डस्ट को अट्रैक्ट करता है किसकी वजह से, अट्रैक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से डस्ट को अट्रैक्ट करता है, और लास्ट में क्या होता है कि वो जो भी एस्टेरॉयड है वो विद किसकी, सन की मूवमेंट, सॉरी, सन के आसपास क्या है कि मोशन करने लगता है, घूमने लगता है। उसी को उन्होंने बोल दिया कि अब ये प्लेनेट की फॉर्म में आ गया। तो ये थ्योरी सीधा सा ये कह रही है कि जो सबसे पहले डस्ट थी, डस्ट ड्यू टू द कोलिजन और ड्यू टू द अट्रैक्शन एस्टेरॉयड में चेंज हुई। उस एस्टेरॉयड ने क्या किया कि ड्यू टू द ग्रेविटी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डस्ट के पार्टिकल आपस में चिपका लिए, और वो पार्टिकल तीसरे, जब सारे पार्टिकल चिपक गए डस्ट के, तो धीरे धीरे क्या है, वो मूवमेंट करने लगे आसपास सन के सराउंडिंग, और ऐसे ही इससे फॉर्म हुआ 9 प्लेनेट बना लिए गए। अब वो सीधा सा ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या है, हमारे 9 जो प्लेनेट है, उपग्रह जिसे हम बोलते हैं, वो बन गए। तो ये थ्योरी भी एक तरीके से एक अजम्पशन है। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे पूछे जाएंगे कि ये बताओ, ये डस्ट में मूवमेंट कहाँ से आ गया, और ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये थ्योरी भी पूरी अजम्पशन बेस्ड थ्योरी है। इस थ्योरी को दिया था किसने, स्मिथ करके नाम है उनका। अगर मैं बात करूं तो, एक मिनट, इस थ्योरी को किसने दिया था, स्मिथ। यार कहाँ गया पेज, इसी में लिख दे रहा हूं, कोई नहीं। इस थ्योरी का जो मैं पढ़ा, मैं इस थ्योरी का नाम हमने क्या पढ़ा था, नेबुलास। इस थ्योरी को हमने पढ़ा नेबुलास, रिवाइज्ड नेबुलास हाइपोथेसिस। इस थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी का नाम है रिवाइज्ड नेबुलास हाइपोथेसिस। दी कितने, स्मिथ करके, SCMIDT, स्मिथ ने दी SCMIDT, गिवन बाय स्मिथ, इन्होंने दी। तो इन्होंने सीधा सा ये कहा कि जो मैं बार बार 3 बार 4 बार एक्सप्लेन कर चुका, कि ये जो सन है, प्रोटोसन है, उसके आसपास डस्ट पार्टिकल है, कोलाइड किए, उनकी वजह से एस्टेरॉयड बना। एस्टेरॉयड ने और डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट किया, लास्ट में वो प्लेनेट बन गए। ये थ्योरी यही है, बस यही रखना है कि दिस थ्योरी गिवन बाय द स्मिथ। तो यहाँ से ये लगभग हमारी चारों थ्योरी हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में हमने 4 थ्योरी पढ़ी। पहली थ्योरी हमने पढ़ी कौन सी, कांट की थ्योरी, कांट थ्योरी। फिर हमने पढ़ी क्या, नेबुलास थ्योरीज, नेबुलास थ्योरीज। फिर हमने क्या पढ़ी, हमने प्लेनेटिसिज्म थ्योरी,
प्लेनेटिसिज्म थ्योरीज। फिर हमने टाइडल्स हाइपोथेसिस को जाना। टाइडल हाइपोथेसिस क्या है? टाइडल हाइपोथेसिस कैसे बनती है? फिर हमने पढ़ा ये रिवाइज्ड नेबुलास हाइपोथेसिस। तो एनसीईआरटी इन सारों के नाम मेंशन, कांट गैसियस थ्योरी है, थ्योरी कांट की जो गैसियस थ्योरी पढ़ी, नेबुलास लाप्लास थ्योरी है, लाप्लास थ्योरी। ये सारी 4 से 5 थ्योरी हमने पढ़ने की कोशिश पढ़ी। अब हमारी लास्ट थ्योरी बचती है जिसे हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी में हमारी बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। बाकी तो सब हमारा एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, एक तरीके से बाकी थ्योरीज का फॉर्मेलिटीज थी। तो इस थ्योरी को हम कल देखेंगे, और इसमें हम इसमें पूरा एनसीईआरटी में जो है, जैसे क्या क्या है एनसीईआरटी में वो समझते हैं एक बार। जैसे मॉडर्न थ्योरीज में, हालांकि हमने यहाँ तक इतनी ज्यादा थ्योरी, मेन यही पार्ट था इसका एनसीईआरटी का। मॉडर्न थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी का ओरिजिन कैसे होता है, देन वी विल अंडरस्टैंड बिग बैंग थ्योरी के बाद हम समझेंगे सारे क्या क्या पढ़ना है हमें। बिग बैंग थ्योरी के बाद हम समझेंगे बिग बैंग थ्योरी ज़्यादा एक्सप्लेन, स्टार फॉर्मेशन कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट कैसे बने ये भी हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि हमारा जो सोर्स ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ, जिसमें हम थेथस सी वगैरह एक बार पढ़ चुके, लिथोस्फीयर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का डेवलपमेंट इवोल्यूशन कैसे हुआ, और उसके अलावा ये तो सब फॉर्मेलिटी है। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ द लाइफ कैसे आई, यहाँ से हमारा मेन ज्योग्राफी शुरू होगा, जो यूपीएससी यहाँ से कहीं क्वेश्चन पूछ लेती, कभी बिग बैंग थ्योरी से पूछ लेगा या ओरिजिन ऑफ लाइफ से पूछ लेगा। तो इसको हम कल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।